नमस्कार साथियों। सामान्य अध्ययन की भारतीय संविधान की इस सुपर 2020 श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये 7वां भाग है। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। उपराष्ट्रपति पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ये सही है। उपराष्ट्रपति को उसके पद के लिए 4 लाख रुपए वेतन प्रतिमाह प्राप्त होता है। देखिए, ये कन्फ्यूजिंग करने वाला स्टेटमेंट है। उसके पद के लिए 4 लाख रुपए तो मिलते हैं खैर, लेकिन यहाँ पर दे दिया उसके पद यानी राष्ट्रपति के पद के लिए, तो ये गलत है। राष्ट्रपति के पद के लिए नहीं, बल्कि उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। उसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य शब्द आ गया, ये भी गलत है। यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो यहाँ पर केवल पहला स्टेटमेंट सही है। इसमें जो है ये वाला सही होगा। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। केवल पहला कथन सही, जैसा कि मैंने बताया। उपराष्ट्रपति को तो वेतन प्रतिमाह 4 लाख रुपए मिलते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में। और अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित और मनोनीत भाग लेते हैं। तो केवल संसद के, यहाँ पर विधानसभाओं या विधान परिषदों के सदस्य नहीं भाग लेते हैं, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित होना चाहिए? तो ये 20 जो है इसके प्रस्तावक होंगे और 20 अनुमोदक होंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक, जबकि राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति का रिक्त पद होने पर कितने समयावधि में नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति के सिलसिले में ऐसा संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि ये बहुत कंपलसरी पद नहीं है उपराष्ट्रपति का। ये सिर्फ राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसका पद जो है, इसका कार्य और निर्वहन ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा इसके कर्तव्य निर्धारित नहीं है। इसीलिए इसका पद जो है संविधान में अगर रिक्त भी हो जाता है तो इसको बिल्कुल जो है भरने के लिए कोई ज़्यादा मतलब कठोर प्रावधान नहीं किया गया है। जैसा कि इसमें हम देखते हैं, जहाँ राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए 6 माह के भीतर निर्वाचन आवश्यक है, वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए संविधान में केवल यथाशीघ्र निर्वाचन कराने की बात कही गई है। यथाशीघ्र, समय का जो है यानी समय निश्चित नहीं है, यथाशीघ्र मतलब कभी भी करा सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए 6 माह के भीतर है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने संबंधी निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए तथा सही कथन चुनिए। संविधान का अतिक्रमण करने पर राज्यसभा द्वारा पारित 2/3 बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। देखिए, 2/3 बहुमत तो ये नहीं होगा, और इसमें संविधान का अतिक्रमण दिया है, ये राष्ट्रपति के प्रावधान में होता है, तो ये गलत हो गया। इस आशय की सूचना उपराष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्व देनी होगी, तो ये केवल 2 सही है, पहला गलत है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कोई भी आधार जिसे राज्यसभा उचित समझे लगा सकता है तथा साधारण बहुमत एवं लोकसभा की केवल सहमति होने पर पद से हटाया जा सकता है। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि लोकसभा सहमत दे दे और राज्यसभा जो है कोई भी आधार लगा करके जो उचित हो वो समझे वो लगा करके उसे साधारण बहुमत से हटा सकता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप किसमें है? तीसरी अनुसूची में, अनुच्छेद 60 में, या अनुच्छेद 69 में, या अनुच्छेद 159 में? तो ये अनुच्छेद 69 में है, 69 में है। तो देखिए, जिस प्रकार राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में है, यानी राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में हमने पहले पढ़ लिया है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में तथा राज्यपाल का शपथ प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तीनों देख लिया। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में और राज्यपाल का 159 में दिया गया है। इसके अलावा अन्य सभी पदाधिकारियों का तीसरी अनुसूची में इसका प्रारूप दिया हुआ है। अन्य सभी पदाधिकारियों का किस में दिया है? तीसरी अनुसूची में। बाकी इन तीनों पदों के लिए अलग से अनुच्छेद में व्याख्या की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से असत्य शब्द
असत्य कथन छांटिए। कार्यवाहक राष्ट्रपति के कर्तव्य निर्वहन के समय उपराष्ट्रपति सभापति के कर्तव्यों से विमुक्त होता है, लेकिन वेतन सभापति का मिलता है। देखिए यहाँ पर इतना वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी ये सही है। वो जब राष्ट्रपति का कार्य करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति, तो वो सभापति के कर्तव्यों से उसको विमुक्त कर दिया जाता है। वो सभापति का कर्तव्य नहीं करता है, बल्कि उपसभापति उस कर्तव्यों को निर्वहन करता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में मताधिकार नहीं है, किंतु समान मत विभाजन होने पर सभापति के रूप में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो दूसरा सही जो है बिल्कुल इसमें, लेकिन ये देखना है इसमें असत्य कथन छांटना है, असत्य कथन छांटना है, इसमें सत्य नहीं छांटना है। तो पहला वाला असत्य है, क्योंकि इसमें वेतन उसमें सभापति के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के ही सारे वेतन भत्ते और सारे जितने भी उसके जो है उसके परिलब्धियां हैं सब वो मिलती हैं किसकी, राष्ट्रपति की। तो इसलिए असत्य जो है पहला स्टेटमेंट है और दूसरा सत्य है। केवल पहला कथन असत्य है, जबकि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे वेतन भी राष्ट्रपति का ही मिलता है। ये व्याख्या हमने देख लिया। अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न। अब तक कितने उपराष्ट्रपतियों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो अब तक 2 उपराष्ट्रपतियों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। प्रश्न अब ऐसे भी पूछ रहा है, तो ये मैंने जो है डायरेक्ट कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है, इसको मैंने बिल्कुल जो है दिमाग से बिल्कुल जो है एनालिसिस करके बनाया है। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु पर वीवी गिरी तथा फ़खरुद्दीन अली की मृत्यु पर बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया। 2 वीवी गिरी और बीडी जत्ती, इन दोनों लोगों ने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया, जबकि एकमात्र CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह ने वीवी गिरी द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति से त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ने पर जो है पद संभाला था। एम हिदायतुल्लाह ने जो है जब वीवी गिरी जब कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा था तो इन्होंने अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया, तब जो है CJI ने उस पद को संभाला था। ठीक है, तो इस तरीके से 3 ही लोग हैं जो है, जिनमें 2 तो उपराष्ट्रपति रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम संभाला और एक एम हिदायतुल्लाह जो है चीफ जस्टिस रहते हुए। अब मिलान करना है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय। बिल्कुल, अनुच्छेद 71 में यही दिया हुआ है कि इनके विवादों का विनिश्चय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में दिया है प्रधानमंत्री, और 75 में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति दिया हुआ 75 में। और 78 में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के मध्य संवाद की कड़ी है 78 में जो है। और ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो भी सूचनाएं शासन से संबंधित प्रधानमंत्री से मांगेगा मंत्रिपरिषद की, वो राष्ट्रपति को देने को जो है राष्ट्रपति को देगा प्रधानमंत्री, ऐसा जो है 78 अनुच्छेद में कहा गया है। तो 1 2 3 4 ये सब मिलान है। किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये कहा गया है 91वें संविधान संशोधन द्वारा। 91वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि जो है मंत्रिपरिषद की जो है कुल सदस्य संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की, अब यहाँ ध्यान रखना लोकसभा की बात कर रहा है, संसद की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ लोकसभा, और लोकसभा में 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो उसका 15% से अधिक संख्या नहीं होगी किसी भी मायने में। तो यहाँ पे देखते हैं 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में आया था, इसमें जो है 552 × 15/100, तो ये 83 सदस्य निकल के आते हैं, यानी कि अधिकतम 83 सदस्य ही हो सकते हैं जो है प्रधानमंत्री सहित। और 92वां संविधान संशोधन 2003 जो है 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो 4 भाषाएं शामिल की गई थी वो है 92वें संविधान संशोधन। और 100वां जो है 2015 सवा संविधान संशोधन है भारत बांग्लादेश भू सीमा समझौता, बिल्कुल। और 101वां संविधान संशोधन 2016 में जो आया था जो GST से संबंधित है। तो ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रियों के विभागों को बंटवारा करते समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से परामर्श करता है।
तो ये बिल्कुल गलत है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करते समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से परामर्श करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परामर्श करने के लिए वो मतलब मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में प्रधानमंत्री को बिल्कुल ही स्वविवेक अधिकार मिला हुआ है। और दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का अनेकों बार प्रयोग हुआ, ये भी गलत है। तो इसमें ना तो पहला सही ना ही दूसरा सही, तो डी वाला होगा। व्याख्या देखते हैं हम लोग। विभागों के बंटवारे में पीएम का अधिकार पूर्णतः स्वविवेकीय है, यानी कि वो जो है अपने हिसाब से विभागों का बंटवारा करता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 352 में जोड़ा गया। 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आपात के समय में 44वें संशोधन में एक शब्द जोड़ दिया गया, मंत्रिमंडल शब्द को, अर्थात इससे पूर्व मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था, जबकि मंत्रिपरिषद शब्द का कई बार उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का तो संविधान में कई जगह उल्लेख हुआ है, कई स्थानों पर, लेकिन मंत्रिमंडल का सिर्फ एक स्थान पर इस्तेमाल हुआ है, वो भी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात वाले खंड में 44वें संशोधन द्वारा। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है। इसकी बैठक प्रायः सप्ताह में एक बार होती है, परंतु पीएम जब चाहे बैठक बुला सकता है। ठीक है, वैसे तो एक सप्ताह में होती है बैठक, लेकिन प्रधानमंत्री जब चाहे तब बैठा सकता है। और देखिए, इस बैठक में, मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट जो कि मंत्रिमंडल जो है, उसी के विचारों को, उसी के निर्णयों को माना जाता है, वही सर्वेसर्वा होता है। प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब किस आधारशिला किसने कहा? कैबिनेट रूपी मेहराब, ये देखिए, कैबिनेट रूपी मेहराब, इसका मतलब होता है यानी कि बुनियादी, मतलब ये समझ लीजिए किसी नींव की बुनियाद। ये किसने कहा? लॉर्ड मार्ले ने कहा, मिंटो ने नहीं कहा, भीमराव अम्बेडकर ने नहीं कहा, याद रखना। किसने कहा? लॉर्ड मार्ले, वही मिंटो मार्ले वाला जो संशोधन आया था संविधान, उसका भारत अधिनियम आया था 1909 में, मार्ले मिंटो अधिनियम जो आया था, तो उसी का लॉर्ड मार्ले जो कि उस समय भारत सचिव था, तो उसने कहा था। लॉर्ड मार्ले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसी समय मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाता है, इसलिए कहा था, और ये प्रेसिडेंट द्वारा समाप्त किया जाता है। भारत में अब तक कितने प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो ऐसे 4 प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के नहीं। पहली तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई, जो 1966 में जब पहले कार्यकाल में अपने प्रधानमंत्री हुई थी, तो लोकसभा से ना होकर राज्यसभा से ही थी, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद में वो जो है चुनाव जीत करके लोकसभा से आ गई थी। और दूसरे HD देवगौड़ा हुए थे 1996 में, तीसरे इंद्र कुमार गुजराल हुए थे 1997 में, और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार हो चुके राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री, 2004 में और 2009 में। मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 75(3) में किया गया है। 75(1) में नहीं, 75(2) में नहीं, 78 में नहीं, अनुच्छेद 75(3) में किया गया है। देखिए, ये याद रखना है, बाकी तो 75 ही पूछेगा, लेकिन आपको चूँकि ये सामूहिक उत्तरदायित्व वाला बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसे याद रखना है। ये 75(3) में किया गया, तो अब देख लेते हैं 75(1) और 2 में क्या है। 75(1) में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये है इसमें। और 52 में 75(2) में मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, तो ये है इस जो है। और 78 तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध कराएगा, यानी कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है, ये 78 में है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन चुनिए। लोकसभा के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। देखिए, अब यहाँ पर लोकसभा का नियम है, नियम 198 है। अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये संविधान का भाग नहीं है, ये याद रखिए। अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा के पास कुछ ऐसी अथॉरिटी होती है कि वो अपने कानून बना करके, अपने नियम बना करके उसके हिसाब से अपने जो है अपना संचालन कर सकती है। तो इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव संविधान का भाग ना होकर के बल्कि नियम 198 का भाग है, तो इसलिए पहला सही है।
मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ये भी सही है, कम से कम 50 सदस्य जब उसका समर्थन कर दें, अगर कोई व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है तभी जो है सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है उसमें प्रस्तुत किया जा सकता है। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया गया था? तो ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्हीं के कार्यकाल में सबसे पहले लाया गया था, और ये लाया था जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया था। भारतीय संसद में पहली बार अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी द्वारा तत्कालीन सरकार जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था, जो कि ये पास नहीं हो सका था अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर गई थी और उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री थी मोरारजी देसाई जिनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर गई थी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे? तो ये हुए थे मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है प्रधानमंत्री जब थे जेल नेहरू, तो इनका उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। और मोरारजी देसाई जब 1979 में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री और कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री 2 बनाए थे। चौधरी चरण सिंह को वरिष्ठ बनाया था और जगजीवन राम को कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री बनाया था। भारत के महान्यायवादी पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है। बिल्कुल सही, भाग 5 में अनुच्छेद 76 में इसका सृजन हुआ है। और महान्यायवादी की नियुक्ति संसद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी सही है। संसद की सलाह पर नहीं, इसलिए ये गलत है। तो केवल एक सही है, तो पहला होगा। यहाँ संसद की जगह मंत्रिपरिषद होगा। तो ये जो है हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। महान्यायवादी की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ना कि संसद की सलाह पर। तो यहाँ पर ये सब बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, इनका ध्यान रखना है। संसद शब्द आ गया, बस ये गलत हो गया। संसद की जगह मंत्रिपरिषद होगा। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, चूँकि ये महान्यायवादी एक सरकारी व्यक्ति है और सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति सरकार करेगी, ना कि जो है लोकसभा करेगी। ठीक है। संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं होगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, महान्यायवादी होगा, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अनुच्छेद 88 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन अथवा संयुक्त सदन की बैठकों में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है, लेकिन मताधिकार नहीं है। वो किसी भी प्रकार से मत नहीं कर सकता है, लेकिन सदनों की बैठकों में वो भाग ले सकता है। कौन? महान्यायवादी। महान्यायवादी की अर्हताओं पर विचार कीजिए। अर्हताओं मतलब योग्यताओं पर विचार करना है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो ये बिल्कुल जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अगर जो है चाहे तो उसे महान्यायवादी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय की योग्यताएं हैं। अब उच्चतम न्यायालय की कौन कौन सी योग्यताएं हैं? तो पहला योग्यता है एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा एक या तो ये पूरा करता हो, एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो। तो यहाँ पर ये तीनों मान लेंगे सही है, लेकिन इसमें से अगर कोई एक भी हो तो बिल्कुल वो माना जाएगा कि जो है वो महान्यायवादी बनाया जा सकता है। तो मित्रों, इसी के साथ जो है ये हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। लेकिन आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप लोग जो इसको बिल्कुल अगर देख रहे हैं तो लाइक भी कीजिए और साथ में मित्रों तक इसको भेजिए, जिससे कि हमारे इस चैनल की थोड़ा सा टीआरपी बढ़े और हम जो है काम करने में मुझे ज़्यादा रुचि हो। और अगर रुचि बढ़ेगी तो मैं इस तरीके से दिन रात काम करते हुए लगातार और प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो है पूरे सिलेबस को हम कवर कर लेंगे। और देखना, अगर हमारा सिलेबस ये पूरा कवर हो जाएगा तो किसी भी कॉर्नर से प्री में एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा, जितना हम लोग कवर करेंगे, जो सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे उनमें से। इसी के साथ मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।